प्रवीण ने अचानक कार साइड में रोक दी। वो उसे घूरते हुए बोला, मिस कपूर, आपका कहने का मतलब क्या है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बोलकर बताऊं? और क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मुझे इस बात पर विश्वास है कि ओबेरॉय फैमिली के साथ एक साथ इतना सब कुछ बुरा होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अगर मुझे उनके बारे में कुछ लगता है तो मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि वो लोग शुरू से ही इनोसेंट हैं। प्रवीण की तीखी नजर उससे हटी नहीं। तभी वो मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मिस कपूर ऐसा सोच रहे हैं कि उन लोगों को मैंने फंसाया है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं तो बस सोच रही थी कि जब ये कोइंसिडेंस 2 बार हो चुका है तो क्यों ना ये तीसरी बार भी हो जाए। अगर आप चाहती हैं कि एक और कोइंसिडेंस हो तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आप ये सब कुछ मुझको क्यों बता रही हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ डिस्कस कर रही हूं। मुझे लगता है कि तुम भी तीसरा कोइंसिडेंस होने की उम्मीद कर रहे हो, है ना? पर उसका कहने का मतलब कुछ और ही था। वो जानती थी कि प्रवीण ने ही ओबेरॉय परिवार को इन सब में फंसाया था, तो इसलिए वो जानती थी और चाहती थी कि वो फिर से ऐसा कुछ करे। प्रवीण फिर से मुस्कुराया। उसका एक ही सवाल था। वो बोला, एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि कपूर फैमिली ओबेरॉय फैमिली को बर्बाद करने के पीछे इतनी उतावली क्यों है? जैसा कि रोहन ने भी पूछा था, आप लोग चाहते क्या हैं? बड़े रॉय भैया, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है, पर हमारे बीच तो डील हुई है ना? तो अगर चाहती हैं कि ये डील कंटिन्यू हो तो आपको मुझे कुछ बताना ही होगा। मतलब अगर वो उसके बारे में सब कुछ जान गई थी तो उसे भी उसके ये सब करने के पीछे उसका मकसद जानना था। और अगर वो चाहती थी कि वो ओबेरॉय परिवार को फंसाने में उसकी मदद और करे तो उसे सब बताना ही पड़ेगा। और रिया बहुत ही शातिर लड़की थी, इसलिए वो समझ गई थी कि प्रवीण क्या बोलना चाह रहा था। उसने इस बारे में सोचा और फिर उसे कुछ बताने का फैसला किया। सच बोलूं तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और उनकी ये गलती थी जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। अब जैसा कि वो हमारे दोस्त नहीं है तो उन्हें बर्बाद होना ही होगा। और फिर ओबेरॉय परिवार इतनी पावरफुल पोजीशन पर है तो उस पावर में और किसको इंटरेस्ट नहीं होगा? तो वो लोग ओबेरॉय परिवार की पावर्स में इंटरेस्टेड थे। वो सही कह रही थी, ऐसी पावर तो सभी को चाहिए थी। बड़े रॉय भैया, हमारा टाइम निकलता जा रहा है। अगर ओबेरॉय परिवार अभी खत्म नहीं हुआ ना तो ये सब हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है। इसलिए मुझे यकीन है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। रिया धीरे से उसका हाथ थपथपाते हुए बोली, जैसे उसे बहुत छोटा सा काम करने को बोल रही हो। हालांकि वो उसे जो करने के लिए बोल रही थी वो था पूरे ओबेरॉय परिवार को बर्बाद करना। प्रवीण क्रूअल जरूर था, पर वो कोई बेवकूफ नहीं था। वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाला था जिसमें दूसरों का ज्यादा फायदा हो। और फिर उसे जो चाहिए था वो ऑलरेडी उसके हाथों में था, तो उसे इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। पर फिर रिया की बात में भी दम था। जब तक ओबेरॉय परिवार अपनी पावर्स के साथ खड़ा रहेगा तो उसके लिए चिंता बनी रहेगी। आखिर वो ये बात जानते थे कि उनकी बर्बादी का कारण प्रवीण रॉय ही था। एक बार इन सब परेशानियों से निकलने के बाद वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। रिया उसे फिर से बोलने लगी, बड़े रॉय भैया, अगर आपने इन सब में मेरा साथ दिया ना तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आप चिंता मत करना, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। बेशक प्रवीण अच्छे से जानता था कि वो लोग ओबेरॉय परिवार को खत्म करने में सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे, पर उसके पास उनके ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी वो मुस्कुराते हुए बोला, पर यह आखिरी बार है। ये सुनकर रिया के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अरे बिल्कुल, मैं वादा करती हूं कि यह आखिरी बारी होगा। प्रवीण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कार स्टार्ट कर दी। रिया को उसके घर छोड़ने के बाद वो फिर से कैंप चला गया। जब उसने अखिल को ये सब कुछ बताया तो अखिल ने बेचैन होकर उससे पूछा, बॉस, कपूर फैमिली ऑलरेडी सब जानती है कि आप ही ने ओबेरॉय परिवार को फंसाया है। अब हमें क्या करना चाहिए? वो लोग इस बात का फायदा उठाकर हमें फंसाने की कोशिश जरूर करेंगे। तभी प्रवीण सर हिलाता हुआ बोला, उसके बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया को इस बात पर सिर्फ शक है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। पर आपने उनके सामने ये सब बातें मान ली हैं। प्रवीण जोर से हंसता हुआ बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने ये सब मान लिया? उसके पास अभी कोई सबूत नहीं है। पर क्या कपूर फैमिली को सच में ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूं?
हमारे बीच एक डील हुई है, मैं कोई उनका नौकर नहीं हूं जिसे वो कभी भी कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। फिर अखिल ने उससे पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए बॉस? अभी हम और कर भी क्या सकते हैं? ओबेरॉय परिवार को तो बर्बाद होना ही होगा, पर कपूर फैमिली भी बचनी नहीं चाहिए। जब उसने ये सब कहा तो उसकी आंखों में एक राक्षस दिखाई दे रहा था। उसने अखिल को देखा और बोला, और इस काम की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अखिल हैरान हो गया और बोला, मुझ पर? प्रवीण सर हिलाते हुए उससे बोला, हाँ सही सुना, ग्रेनेडियर्स का मेन बेस पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसके लोग अब पूरी तरह पागल हो चुके हैं, तो मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। अब से तुम ही एक बचे हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं। अखिल की भी एक अपनी क्रिमिनल गैंग थी, इसलिए प्रवीण इसके लिए उस पर भरोसा करता था। अखिल सर हिलाता हुआ बोला, ओके बॉस, पर मुझे क्या करना होगा? प्रवीण धीरे से उससे बोला, बिल्कुल उसका मर्डर करना है। रोहन ओबेरॉय तुम्हारा पार्टनर है और वो तुम्हारे आदमियों को भी ना बेच दे, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए तुम्हें उसे मारना है। बहुत आसान है। अखिल उसी वक्त समझ गया था। उसने एक्साइटेड होकर कहा, क्या आइडिया है सर? मेरे आदमियों को कोई आइडिया नहीं है कि हमारे पार्टनर्स कौन हैं और कितने हैं, इसलिए वो यकीन के साथ नहीं बोल सकते कि रोहन ओबेरॉय उनका पार्टनर है या नहीं। तभी प्रवीण उसकी बात से खुश होता हुआ बोला, बहुत अच्छे, हालांकि ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होगा, पर इट्स वर्थ इट। तुम्हारे आदमियों को हमारे बेटर फ्यूचर के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने में बड़ा प्राउड फील होगा। अखिल उससे बोला, समझ गया, मैं अभी जाकर इसका इंतजाम करता हूं। अखिल के जाने के बाद प्रवीण ने रिया को कॉल किया। दूसरी तरफ से रिया ने बड़ी ग्रेसफुल आवाज में कहा, हेलो। प्रवीण ने सीधे उससे पूछा, तुमने जो मुझसे कहा था मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। ओबेरॉय फैमिली इस बार नहीं बच पाएगी। अब तुम बोलो ये कब करना है? तभी अचानक रिया उससे बोली, तुम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो है ना? नहीं तो तुम मुझे फोन पर ये सब क्यों बोलते, है ना? रिया नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट थे। वो ऐसी बकवास कई साल पहले ये चालें चल चुकी थी। प्रवीण ने इस बात से इनकार नहीं किया और वो बोला, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब तुम बोलो तो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो उसे उसकी सेफ्टी के लिए कोई सबूत नहीं देती तो ये ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं होता। ये उसका खुद का विश्वास दिलाने का एक तरीका था कि अगर वो फेल हो भी गया तो कपूर फैमिली भी उसके साथ फेल हो जाएगी। उसे जवाब देने से पहले रिया थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर बोले, बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके ये ऑपरेशन आज रात को ही हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसा तुमने बोला है वैसा ही होगा। ये तुम हो जो ओबेरॉय फैमिली को खत्म करना चाहती हो, मैं नहीं। सही कहा, ये कपूर फैमिली की बेटी मैं रिया कपूर हूं जो ये सब करने के लिए बोल रही हूं। हे भगवान, प्रवीण रॉय तुम्हारी कितनी छोटी सोच है। इतना बोलकर रिया ने फोन काट दिया और फिर फोन को देखकर मुस्कुराने लगी। तो ये है प्रवीण रॉय, पर उसके लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग किसी छोटे से मिलिट्री जनरल से नहीं डरते। तुम्हें जो चाहिए रिकॉर्ड कर लो। अगर उसे इन सब से डर लगता तो वो उसके पास पहले कभी आती ही नहीं। जल्द ही रात हो गई थी। रोहन अभी भी जेल में था और उसके लॉकअप के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऑलरेडी कोई घुस चुका है। अखिल ने सिक्योरिटी कैमरास को यूज कर अपने आदमियों को वहां की सिचुएशन अच्छे से समझा दी और दिखा दी। उसकी इस मदद से उसके आदमी आसानी से वहां घुस गए थे। उन आदमियों ने रोहन की लॉकअप का दरवाजा खोला धीरे से और देखा कि वहां पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी के सांस लेने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा था। वो लोग धीरे से बिना आवाज किए अंदर घुसे और उन्होंने अपना खंजर निकाला। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा किया और वो खंजर उस आदमी के पेट में घुसा दिया। उसी वक्त तो वो आदमी उठ गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, पर तभी एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह जल्दी से बंद कर दिया। वो खंजर बार बार उसके शरीर से निकाला और घुसाया गया। चारों तरफ खून खून हो गया था। कुछ देर के लिए वो आदमी बुरी तरह छटपटाया और फिर एकदम शांत हो गया। हालांकि अगले ही पल उन हत्यारों को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने गलत इंसान को मार दिया था। तभी उनमें से एक आदमी हैरान होकर चिल्लाया, ये रोहन ओबेरॉय नहीं है।
क्या हम पकड़े गए? अभी निकलो यहां से। कुछ आदमी जल्दी से वहां से चले गए, पर कैमराज अचानक से वापस चालू हो गए थे। उसी वक्त सायरन की आवाज आई। पलक झपकते ही वहां सारे गार्ड्स इकट्ठा हो गए। घबराकर उन सारे आदमियों ने अपनी बंदूक निकाल ली और फायरिंग करना शुरू कर दिया। उस शांति भरी रात में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। रोहन अपने लॉकअप में ही था। जब उसने सायरन और गोलियों की आवाज सुनी तो उसने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ खिड़की से बाहर नीचे देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा था। फिर उसने जल्दी से पता लगा लिया। उन आदमियों में से 2 तो वहीं मारे गए थे, जबकि बाकी लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया था। और काफी पूछताछ करने के बाद उन्होंने ये बोल दिया था कि वो लोग वहां रोहन को मारने आए थे। हालांकि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो गलत लॉकअप में कैसे आए। इस बात पर पुलिस को यह एहसास हुआ कि वो लोग कोई प्रोफेशनल मर्डरर्स नहीं थे, बल्कि ऐसे ही कोई गुंडे थे। उनको रोहन के मारने की वजह भी बहुत हैरानी वाली थी। वो लोग इसलिए मारने आए थे उसे क्योंकि रोहन उनका पार्टनर था और वो उनके बारे में जानता था। उन्हें डर था कि रोहन उनका नाम ले लेगा, इसलिए वो उसकी जान लेने आए थे। पर अफसोस का प्लान बुरी तरह फेल हो चुका था। उन लोगों ने पूछताछ में ये सब कुछ बक दिया था, पर एक चीज थी जो उन्होंने अभी तक नहीं बताई थी कि इन सब में उनका बॉस कौन था। उन्होंने यह बताने से साफ मना कर दिया था कि उन्हें रोहन को मारने का ऑर्डर किसने दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस इंसान से बहुत ज्यादा डरते थे, चाहे वो जो भी हो। उन लोगों ने कहा कि उनके पास इस बात का सबूत है कि गैर कानूनी तरीके से मिलिट्री हथियार बेचने में रोहन उनका पार्टनर था, क्योंकि उन्हें मिलिट्री से किसी का बहुत ही ज्यादा साथ मिला था। पर उन्हें यह नहीं पता था कि मिलिट्री में वो कौन सा इंसान था जो उनके साथ मिला हुआ था। पर अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वो रोहन ओबरॉय था। पर जब उनसे सबूत पेश करने को कहा गया तो वो नहीं कर पाए। वो स्टेटमेंट में कसम खाकर बोल रहे थे क्योंकि उनके बॉस ने यह कंफर्म किया था कि उनका पार्टनर रोहन था। बिल्कुल उन्हें इस खबर पर भरोसा था, क्योंकि अगर ये सच नहीं होता तो वो वहां जेल में उसका खून करने की रिस्क कभी नहीं उठाते। और फिर उन लोगों को अपने बॉस पर आंख बंद करके विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि उनका बॉस उनसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी तरह रोहन पर दूसरा इल्जाम भी लग गया था, और जब उसने ये सुना तो वो उन लोगों को जान से मारने तक को तैयार हो गया। जो पुलिस ऑफिसर मुस्कुराता हुआ रोहन से मिलने आया था, रोहन उनसे बोला, आप लोग इस बकवास पर विश्वास करने वाले हो? बस उन्होंने बोल दिया कि मैं उनका पार्टनर था तो आप लोग मानने लगे। अगर ऐसी बात है तो वो तो किसी को भी ब्लेम कर सकते थे, और फिर आप उस इंसान को गिरफ्तार भी कर लें। उस पुलिस ऑफिसर ने उससे सीरियस होकर पूछा, अगर वो तुम नहीं हो तो उन्होंने तुम्हें मारने के लिए यहां आने का रिस्क क्यों उठाया? क्योंकि कोई इन सब का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता है। कौन? रोहन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वो मैं नहीं बोल सकता। आखिर मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं है, पर आखिर में वो जरूर पकड़ा जाएगा। प्रवीण के लिए उसके मन में नफरत की आग डबल हो गई थी। शायद ये तभी बुझने वाली थी जब इसका दुनिया से नामो निशान मिट जाता। रोहन, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम इनोसेंट हो, पर उन लोगों में से हर आदमी यही बोल रहा था कि तुम उनके साथ इस हथियार वाली डील में मिले हुए थे। तुम्हें जल्दी ही सबूत ढूंढना होगा, नहीं तो हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तभी रोहन ऊंची आवाज में बोला, मेरे बैंक ट्रांजैक्शन और मेरी क्लीन हिस्ट्री क्या अच्छे सबूत नहीं है? वो ऑफिसर सर हिलाता हुआ बोला, वही सब देखकर मुझे उनके स्टेटमेंट्स पर शक है, पर इन सब के बावजूद सबसे ज्यादा शक तुम पर ही है। पर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि इस हादसे की वजह से एक कैदी और कुछ गार्ड्स मारे गए। शायद इन सब का असर कल कोर्ट में तुम पर पड़े। रोहन थोड़ा शांत होकर बोला, होने दो, आखिर वो जो भी बोल रहे हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हालांकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि इससे लोगों का शक और बढ़ गया है और चीजें उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। उसके बाद जल्दी ही ओबरॉय फैमिली को इन सब की खबर मिल गई थी। हालांकि अभी बहुत रात हो चुकी थी, पर वहां कोई नहीं सो रहा था। हर कोई जाग कर इस बारे में डिस्कस कर रहा था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि रोहन को फिर से फंसाया जा रहा था। वो पहले से ही जेल में था और प्रवीण उसे वहां भी चैन से नहीं रहने दे रहा था। रजत भी गुस्से से भड़कता हुआ बोला, ये प्रवीण रॉय बिल्कुल पागल जानवरों की तरह हमारे पीछे पड़ गया है, जो काटे बिना छोड़ने वाला नहीं। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, अब जब उसने ये लड़ाई शुरू कर ही दी है तो बेशक वो आधे रास्ते में तो शांत नहीं होने वाला।
ऐसा लगता है कि वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करके ही मानेगा। तभी नरेन ने भी धीरे से कहा, हम लोग बहुत लापरवाह थे। हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि उस रॉय के पास इतने सारे बेकार के आदमी हैं, और सबसे बुरी चीज तो ये है कि वो आदमी उस पर पागलों की तरह विश्वास करते हैं, हालांकि उसने उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया है। ये प्रवीण बहुत ही चालाक आदमी है। दादाजी भी सर हिलाते हुए बोले, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। ये लड़का एकदम सच में पागल है। जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस बार अगर हमें इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो हमें पूरी तरह खत्म करना होगा। रजत टेंशन में आकर बोला, वैसे आदित्य और तान्या को गए हुए भी बहुत वक्त हो गया। वो लोग सबूत लेकर कब आएंगे? रोहन को कल सुबह कोर्ट में लेकर जाने वाले हैं। दादाजी ने उन्हें पूरे हक से कहा, ये बस एक कोर्ट अपीयरेंस है। फैसला हो जाने के बाद भी हम फिर से अपील कर सकते हैं। जब तक उम्मीद है हम हार नहीं मानेंगे। तभी नरेन ने अचानक पूछा, हम आदित्य को कांटेक्ट करें? आदित्य के जाने के बाद उन लोगों ने उसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था। वैसे ही आदित्य ने भी उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं किया था, और उनकी आपस में बात ना करने का कारण ये था ताकि कोई आदित्य और तान्या तक ना पहुंच पाए। हालांकि उस हालत में उन्हें आदित्य की भी बहुत चिंता हो रही थी और वो उसके बारे में जानना चाहते थे। दादाजी उन्हें मना करते हुए बोले, नहीं अभी नहीं, हमें इस वक्त कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कल मैं और रजत कोर्ट जाएंगे। इन केस अगर कुछ इमरजेंसी हो तो इसलिए तुम घर पर ही रहना। नरेन सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ठीक है। रोहन को मिलिट्री कोर्ट जाने वाले थे, जहां पब्लिक अलाउड नहीं थी। वैसे दादाजी और रजत की यूनिक आइडेंटिटी और रोहन के उनके रिश्ते की वजह से वो लोग कहां जा सकते थे, और नरेन को वहां अंदर आने नहीं देते, इसलिए उसके वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। उस रात पूरा ओबेरॉय परिवार बहुत बेचैन हो रहा था। रोहन की भी यही हालत थी। बल्कि इन सब में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, ये रात उन सभी के लिए बेचैन कर देने वाली थी। ये एक तूफान से पहले की शांति थी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान ओबेरॉय परिवार का होने वाला था। पर इसमें अगर ओबेरॉय परिवार कुछ कर सकता था तो वो सिर्फ रोहन के लिए बेस्ट लॉयर हायर कर सकता था। जब तक रोहन अपना गुनाह कबूल करने से मना करता रहता, ये केस भी खिंचता चला जाता, और रोहन ऐसा ही करने वाला था। यहां तक कि प्रवीण भैया जानता था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। वैसे उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब तक रोहन का नाम इन सबसे नहीं हटता तो कभी ना कभी कोर्ट उसे उसकी सजा सुना ही देगी। ये सिर्फ टाइम की बात थी, क्योंकि कुछ ही टाइम में ओबेरॉय परिवार बर्बाद होने वाला था। जैसा कि ओबेरॉय परिवार इन सब के बारे में सोच रहा था, बाकी लोग भी उनके बारे में ही सोच रहे थे। वो लोग ओबेरॉय परिवार के फ्यूचर को लेकर टेंशन में थे। काफी वक्त से ओबेरॉय परिवार ने खुद के लिए परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया था। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता था कि ओबेरॉय फैमिली पूरी तरह से खत्म होने वाली है। यहां तक कि ओबेरॉय परिवार को भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत बदलने वाले तान्या और आदित्य घर आने ही वाले थे। 2 दिन की लंबी फ्लाइट के बाद प्लेन फाइनली मुंबई में लैंड हुआ। तान्या वहां से भाग गई थी, इसलिए वापस मुंबई लौटना उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। हालांकि गुप्ता की मदद से उन्हें वापस आने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वापस मुंबई लौटकर तान्या की फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई थी। उसे वहां से गए हुए लगभग 1 महीना ही हुआ था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां बहुत सालों बाद लौटी हो। पिछला 1 महीना उसे एक सपने की तरह लग रहा था। हालांकि चाहे जो भी हो, आदित्य और वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए थे। उनके हाथों में प्रवीण के खिलाफ सबूत थे। उसने जो खुद से वादा किया था उसने पूरा कर दिखाया था कि जब वो मुंबई लौटेगी तो प्रवीण रॉय पूरी तरह खत्म होने वाला होगा। तान्या ने उसी वक्त एक इंटरनेशनल कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। हेलो भैया, हमने लैंड कर लिया है, तो अब आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर गुप्ता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तभी उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी करता हूं, गुड लक, थैंक यू। फोन काटते ही गुप्ता ने उसी वक्त अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हुए कहा, ये डॉक्यूमेंट जाकर इंडियन एम्बेसी में दे दो और उन्हें इस वक्त पर एक्शन लेने के लिए बोलना। ओके सर। उसके सेक्रेटरी ने वो डॉक्यूमेंट लिया और वहां से चला गया। उन डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण के सारे गुनाहों का सबूत था। वहीं मुंबई में फोन काटते ही तान्या और आदित्य पहले से अरेंज की हुई कार में बैठकर वहां से निकल गए। वो सबसे पहले ओबेरॉय फैमिली के पुराने घर में जाने वाले थे।
उन्हें वहां से गए हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए उन्हें अभी उनके परिवार की क्या हालत होगी इस बारे में सोचकर ही बहुत टेंशन हो रही थी। जिस औरत को वो लोग ग्रेनेडियर्स के मेन बेस से उठाकर ले आए थे, उसे उसी वक्त खुराना के पास भेज दिया था। वो औरत बहुत कमजोर हो गई थी, शायद कोमा में थी। शायद डॉक्टर खुराना ही थे जो उसे बचा सकते थे। हालांकि आदित्य के दिल में भी अब भी खुराना के लिए गुस्सा था, पर वो ये बात भी मानता था कि वो बेस्ट डॉक्टर था, इसलिए उसकी मदद लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। रास्ते में तान्या बहुत टेंशन करते हुए बोली, अभी वहां सब कैसे होंगे? वो वहां से भाग कर गई थी और उसे गए हुए भी बहुत वक्त हो गया था, जिससे ओबेरॉय फैमिली को बहुत परेशानी हुई होगी। वो सिर्फ इस बात की उम्मीद कर रही थी कि काश उन्हें आने में ज्यादा देर ना हो गई हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि सब ठीक ही होगा। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि रोहन को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जा रहा था। कोर्ट हाउस के बाहर बहुत सारे गार्ड्स थे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये हियरिंग सुनने आने वाले थे। वहां मौजूद हर इंसान मिलिट्री में अच्छी पोस्ट पर था। प्रवीण रॉय, रिया कपूर, राघव, विराट, यहाँ सब लोग थे। वहां जितने भी लोग आए थे उनमें से कुछ लोग वहां इसलिए थे क्योंकि उन्हें रोहन की फिक्र थी, और कुछ लोग वहां इसलिए आए थे क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत बड़ा केस होने वाला था। इसमें किसी का क्या होगा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। राजवीर ओबेरॉय मतलब आदित्य के दादाजी भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में अपने बेटे रजत के साथ कोर्ट पहुंचे। विराट और राघव के अलावा सभी लोगों ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। काफी टाइम से ओबेरॉय फैमिली के साथ बहुत बुरा हो रहा था, इसलिए लोगों को डर था कि अगर वो ओबेरॉय फैमिली के आसपास भी भटके तो उनकी बुरी किस्मत उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। और पहले इससे बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। पहले लोग उनके साथ खड़े होने का इंतजार किया करते थे। लोगों के दिल को बदलने में वक्त नहीं लगता था। पिछले कुछ महीनों में राजवीर ओबेरॉय कुछ ज्यादा ही बूढ़े दिखने लगे थे। पहले उनके चेहरे पर एक खूंखार चीते वाला चाम दिखता था जो पूरे जंगल पर राज करता हो, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे ये चीता बूढ़ा हो गया था और कुछ ही टाइम में मरने वाला था। संस्कारों के चलते कुछ लोग तो फिर भी उनसे मिलने आए, पर जब उन्होंने राजवीर ओबेरॉय की हालत देखी तो वो मन ही मन बड़बड़ाने लगे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि चाहे कोई ओबेरॉय परिवार के पास कितनी भी शोहरत हो, पर आज उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। एक बुरा हादसा रातों रात एक बड़ी से बड़ी फैमिली को भी बर्बाद कर सकता था। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए जो लोग ऊंचाइयों पर होते हैं उनसे जलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि वो कब वहां से गिर जाएंगे, और फिर वो जितना ऊपर होंगे उतना ही ज्यादा नीचे गिरेंगे। कुछ लोगों को तो उन पर तरस आ रहा था। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में ही बिताई थी, इसलिए वो उनके दिमाग में चल रही बातें साफ साफ पढ़ सकते थे। रजत को लगा कि उसके पापा ये सब नहीं सह पाएंगे, इसलिए वो दादाजी के कान में धीरे से बोला, पापा आप घर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? ये सब मैं अकेले ही देख लूंगा। बल्कि वो खुद भी वो सब नहीं सह पा रहा था। लोगों की ऐसी गंदी नजर उस पर और ज्यादा दबाव डाल रही थी, क्योंकि इससे उनका केस और खराब होने वाला था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था दादाजी अच्छी तरह समझ गए थे। दादाजी ने उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, एक बात याद रखना, अगर ओबेरॉय परिवार बुरी तरह बर्बाद भी हो गया तो भी हम अपना गौरव नहीं छोड़ेंगे। ये उन मुश्किलों के सामने तो कुछ भी नहीं है जिनका सामना मैंने इस परिवार को खड़ा करने के वक्त किया था। तुम्हें साथ में लगता है कि इन सबसे मैं हार जाऊंगा? रजत शर्मिंदा होकर सर झुकाए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अब समझ गया। उसे ये बात माननी पड़ेगी कि वो अपने पापा से भी ज्यादा कमजोर था। ये उसके लिए बहुत बड़ा सबक था। उसने अपने मन में फैसला किया कि अब से वो हर चीज का सामना बिना डरे करेगा, जैसे उसके पापा करते थे। दादाजी के कहे ये शब्द रिया और प्रवीण ने भी सुन लिए थे, जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी बात सुनकर वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और बोले, दादाजी आपको तो सच में मानना पड़ेगा, ऐसे हालातों में भी आपकी पॉजिटिव सोच खत्म नहीं हुई। काश आपकी यही सोच ओबेरॉय परिवार की किस्मत बदल दे। जैसे ही दादाजी की नजर उन लोगों पर पड़ी, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक सलाह दूंगा। तुमने इतनी छोटी उम्र में जो रास्ता अपनाया है ना, उसका ध्यान रखना, क्योंकि शायद ये रास्ता खत्म होते होते तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जिसे तुम सह ना पाओ। रिया मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू दादाजी, आपने इतनी अच्छी सलाह जो दी हमें।
जाने से पहले दादाजी ने उससे कहा, वेलकम, और हाँ, अब से मुझे राजवीर ओबेरॉय बुलाना, क्योंकि ऐसे बच्चों से खुद को दादाजी बुलवाने में मुझे शर्मिंदगी होती है। उसी वक्त रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, इस बुढ़े की इतनी हिम्मत जो इस तरह मेरी बेइज्जती करे। प्रवीण उन्हें पीछे से घूरता हुआ बोला, ऐसे लोगों की बकवास बातों से खुद को क्यों परेशान करना रिया। रिया उसी वक्त शांत हो गई और बोली, तुम सही बोल रहे हो, ये सच में बकवास ही थी। जब जज अपना फैसला सुनाएंगे तब इनका चेहरा देखने लायक होगा, तुम देखना। रिया ने यह कहा और फिर कोर्ट रूम में अंदर चली गई। कोर्ट रूम जल्दी ही भर गया था। मिलिट्री कोर्ट रूम होने के कारण वहां का माहौल एकदम शांत था। जज ने आते ही सस्पेक्ट को लाने का ऑर्डर दिया। रोहन, जिसने प्लेन ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी, उसे 2 जेल के गार्ड्स वहां लेकर आए। हालांकि हालात ठीक नहीं थे, पर फिर भी वो बहुत शांत लग रहा था। उसके हैंडसम से चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जज का फैसला जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, तान्या और आदित्य पुराने घर पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर नौकरानी भागती हुई लिविंग रूम में आकर बोली, साहब, मेम साहब, छोटे मालिक घर आ गए। मिस्टर और मिसेस ओबेरॉय जल्दी ही अपनी जगह से उठे। नरेन एक्साइटेड होकर बोले, कहां? अगले ही सेकंड तान्या और आदित्य अंदर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, मिसेस ओबेरॉय की आंखों में पानी आ गया और नरेन का दिल बहुत सारे इमोशन से लबालब हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आने में इतनी देर हो जाएगी। मॉम, डैड, हम घर आ गए। अपने मम्मी पापा को देखते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिसेस ओबेरॉय खुद को रोक नहीं पाई और भागते हुए उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर चेक करने लगी कि वो सच में आया भी था या नहीं। बेटा, फाइनली तुम घर आ गए। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत घर आ गए। उनके कंपैरिजन में मिस्टर ओबेरॉय बहुत ही शांत थे। उन्होंने सीधे उससे काम की बात की और उससे पूछा, जो हमें चाहिए था क्या तुम बुलाए हो? इस सवाल का पूरा ओबेरॉय परिवार इंतजार कर रहा था। आदित्य भी सर हिलाते हुए बोला, हाँ, हमें मिल गया। बहुत अच्छे। मिस्टर ओबेरॉय ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं जानता था कि तुम दोनों ये कर लोगे। जल्दी से सबूत पुलिस को जाकर दे दो। हमारे पास अभी भी टाइम है। रोहन को अभी अभी मिलिट्री कोर्ट लेकर गए हैं। तुम सही वक्त पर आए हो। हमें सबूत से उसे बचा सकते हैं। तान्या और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहन मिलिट्री कोर्ट में है? आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा, यह हो क्या रहा है? मिस्टर ओबेरॉय ने जल्दी से उन्हें सब कुछ बताया। तान्या और आदित्य को तब एहसास हुआ कि प्रवीण कितना घटिया आदमी था, पर फिर ग्रेनेडियर्स का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने के अलावा उसे आता ही क्या था। तान्या आदित्य से सीधे बोली, हम अभी कोर्ट चलते हैं। तान्या खुद उसके मुंह पर तमाचा मारना चाहती थी। जब वो उन्हें खत्म करती थी तो उसे अपने दुश्मनों को सामने से देखने में ही शांति मिलती थी। मिस्टर ओबेरॉय ने उसे साफ मना करते हुए कहा, नहीं, तुम कोर्ट नहीं जा सकते। तान्या ने उससे पूछा, पर क्यों? मिस्टर ओबेरॉय उसे जवाब देते हुए बोले, हम जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट है। वहां हर कोई नहीं जा सकता। वहां की सिक्योरिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है, इसलिए आम लोग वहां नहीं जा सकते। और तुम दोनों ही मिलिट्री से नहीं हो, इसलिए तुम्हें दरवाजे पर ही रोक दिया जाएगा। और फिर तान्या, तुम्हारे नाम पर अभी भी वारंट इशू है। तुम्हारा वहां जाना मतलब सरेंडर करना होगा। तो ये बात थी। आदित्य भड़कते हुए बोला, प्रवीण रॉय सच में बहुत लकी है। उसे सबके सामने खत्म करने का ही प्लान था। तभी तान्या के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमकने लगी। अंदर घुसना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं अंदर जा सकती हूं। तभी आदित्य ने उससे पूछा, तुम? तान्या सर हिलाते हुए बोली, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ अभी भी कुछ चार्जेस हैं, इसलिए मैं विटनेस के तौर पर कोर्ट में जा सकती हूं। आदित्य उसी वक्त उसका मतलब समझ गया था, जबकि उसकी मम्मी पापा को अभी तक कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उसकी तरफ देखा और कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, तुम सच में जाना चाहती हो? तान्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, बिल्कुल। हम ऐसे ही उन लोगों को ये सारे इल्जाम इनोसेंट रोहन पर नहीं लगाने दे सकते हैं। हालांकि अभी सबसे जरूरी है कि हम प्रवीण को ये केस नहीं जीतने देंगे। तभी आदित्य फैसला लेते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। मिस्टर और मिसेस ओबेरॉय अभी तक कंफ्यूज थे कि वो लोग क्या करने वाले हैं।
तान्या और आदित्य का प्लान बहुत ही सिंपल था। तान्या सरेंडर कर देगी और फिर वहां उसे विटनेस बनाकर ले जाएंगे। बेशक ये अलग बात थी कि वो क्या स्टेटमेंट देने वाली थी। सरेंडर करना कोर्ट में घुसने का सिर्फ एक बहाना था। प्लान के सही जाते ही आदित्य तान्या को उसी वक्त वहां से हटा लेगा। उस वक्त रोहन से बहुत ज्यादा पूछताछ की जा रही थी। तभी जज ने उससे सवाल किया, रोहन ओबेरॉय, क्या तुम ये मानते हो कि तुमने ही मुजरिम तान्या आहूजा को यहां से भागने में मदद की? रोहन सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ये सच है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि वो अचानक गायब हो गई, पर वो ऐसे पुलिस से पीछा छुड़ाकर अकेले तो नहीं भागी होगी। वो तुम होगी जिसने इस देश से बाहर निकलने में उसकी मदद की, है ना? रोहन उन्हें ऐसे जवाब दे रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उसे किस तरह लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप सब लोग इस बात का इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो क्या उनके मिलिट्री हथियार बेचने में आपका हाथ है? नहीं। आपको सच में लगता है कि हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? आप पर पहले भी इल्जाम लगा था और आप तान्या आहूजा के काफी करीब थे, और कल उस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको जान से मारने भी आए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप उनका नाम ले लेंगे। ये सब सबूत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, पर इन सबूतों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। रोहन मुस्कुराते हुए पर ऊंची आवाज में बोला, मैं ही इन सबूतों पर सवाल उठाता हूं, और अगर ऐसा ही है तो इस बात का कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है? तभी जज थोड़ा चिल्लाता हुआ बोला, रोहन ओबेरॉय, तुम भी इस देश के एक मिलिट्री ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कोर्ट के सामने सब सच सच बोल दो। कानून जरूर तुम पर रहम करेगा और तुम्हें कम सजा देगा। रोहन बड़ी शांति से बोला, मैंने जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कानून सही फैसला ले। वहां मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में उनको एहसास हुआ कि रोहन एकदम शांत लग रहा था। कैसा हो सकता है कि वो सच में इनोसेंट हो और उसे फंसाया गया है? पर उसे फंसाने की हिम्मत कौन करेगा? जज लगातार रोहन से सवाल करते रहे, पर हर बार रोहन का एक ही जवाब था। जज उससे उगलवाने की हर कोशिश कर रहे थे, पर उसका जवाब वही रहा। हियरिंग शुरू हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, पर रोहन अभी भी एकदम शांत लग रहा था, और उसी की तरह भीड़ में दादाजी और रजत बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे रोहन लग रहा था। उनके चेहरे पर कोई डर और बेचैनी नहीं दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर रोहन के लिए सिर्फ सपोर्ट दिख रहा था। रिया का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। तभी वो प्रवीण के कान में फुसफुसाते हुए बोली, ये तुम्हारा ब्रिलियंट प्लान था, ये बिल्कुल बकवास है। जो सजा वो रोहन के लिए सुनना चाहती थी उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तभी प्रवीण उससे गुस्से में बोला, ये भी कोई बुरा नहीं हुआ है। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे हर कोई हरा नहीं सकता। ओबेरॉय परिवार को बर्बाद करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पहली बार उसने ओबेरॉय घाट पर हथियार प्लांट किए, पर उसका वो प्लान भी तान्या और आदित्य ने खराब कर दिया। दूसरी बार उसने तान्या को गिराने की कोशिश की, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ, और अब उसने रोहन को फंसाने के लिए अपने सारे आदमियों को खो दिया था। ओबेरॉय फैमिली को खत्म करने के लिए वो जो कर सकता था उसने किया। अगर वो एक ही बार में ओबेरॉय परिवार को खत्म कर सकता था तो उसे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर वो इतना पावरफुल होता तो उसे ओबेरॉय परिवार को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उसे कपूर परिवार का साथ देने के लिए इतना नीचे भी नहीं गिरना पड़ता। रिया ये सब जानती थी, पर फिर भी वो बेचैन हो रही थी। वो एक ही बार में पूरे ओबेरॉय परिवार को खत्म करना चाहती थी। हियरिंग काफी देर चलती रही और फिर जज ने अनाउंसमेंट किया, कोर्ट 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है, फैसला उसके बाद ही सुनाया जाएगा। रिया गुस्से में बोली, ठीक है, अगर इस बार हम इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं भी कर पाए तो कम से कम इनकी अधमरी हालत तो करनी ही होगी। वो सही बोल रही थी। हालांकि वो फैसला शायद आखिरी फैसला नहीं था, पर रोहन को आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए रहना तो जेल में ही था। कुछ लोगों के लिए वो 10 मिनट बहुत लंबे थे। विराट का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वो उस जगह को पूरी तरह खराब करने के लिए तैयार था। अगर उसका बस चलता तो वो जज को ही मार देता। उनका बॉस गिल्टी कैसे हो सकता था? अच्छा होगा अगर मुझे उस आदमी का पता न चले जिसने बॉस को फंसाया था, नहीं तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। विराट ने राघव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है जज अभी क्या फैसला सुनाएंगे? राघव सर हिलाते हुए बोला,
मुझे नहीं पता। वो ये तो नहीं होगा कि बॉस इनोसेंट है, पर यह भी नहीं होगा कि बॉस गिल्टी है। विराट गुस्से में बोला, हद है। वो है कौन जो बार बार बॉस को फंसा रहा है? राघव ने प्रवीण की तरफ देखा पर कोई जवाब ना दिया। एक्चुअली उसे शुरू से ही लग रहा था कि इन सब में जरूर प्रवीण रॉय का हाथ है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए वो लोग रोहन के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते थे। मिस आहूजा को भी फंसाया ही हो गया होगा। विराट अचानक बोला, किसे पता वो अभी कहां होगी। वो कहां होगी उनके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल होंगी। राघव को भी उसकी चिंता हो रही थी। तभी वो सलाह देते हुए बोला, वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट औरत है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। क्या पता, शायद वो इन सब से अपना नाम क्लियर कराने का कोई तरीका ढूंढ रही हो। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कितना सही बोल रहा था। फाइनली 10 मिनट बीत गए। जज फैसला सुनाने आ गए। सारे सबूत नहीं होने की वजह से वो उसे मुजरिम करार नहीं दे सकते, पर जैसा कि सबसे ज्यादा शक उसी पर था, तो उसे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी भी जेल में ही रहना पड़ रहा है। जज ने ऑर्डर करते हुए फैसला सुनाया। सबूतों की कमी की वजह से अभी कोर्ट नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए रोहन ओबरॉय को अभी जेल में ही रहना होगा। इन्हें ले जाइए। और बाकी सब लोगों को यहां आने के लिए धन्यवाद कि आप लोग इस हियरिंग के लिए आए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। दोनों गार्ड्स रोहन को ऑर्डर देते हुए बोले, चलो। रोहन चुपचाप उनके साथ जाने लगा। वो कुछ कदम ही चला था कि अचानक से एंट्रेंस डोर तूफान की तरह खुला। रुकिए, एक औरत ने जोर से दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहा। जब उसने उसे देखा तो हैरानी के मारे रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सभी लोगों की हालत वैसी ही थी। क्या ये वो भागी हुई तान्या आहूजा तो नहीं? ये यहां क्यों आई? तान्या, जिसे कुछ पुलिस वाले पकड़कर जज के सामने ला रहे थे, वो बोली, योर ऑनर, मेरे पास असली गुनाहगार के खिलाफ सबूत हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि उसी ने इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मिलिट्री हथियार बेचने वाली डील की है। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सबको सच दिखा दूंगी। जज हैरान हो गया। तुम तान्या आहूजा हो? हाँ, सही कहा। तान्या आसानी से मानते हुए बोली, हाँ, मैं वही तान्या आहूजा हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तभी किसी ने उठाकर सवाल करते हुए कहा, ये यहां क्यों आई है? क्या ये सरेंडर करने आई है? विराट बहुत एक्साइटेड होकर बोल गया, ये सच में मिस आहूजा हैं। राघव भी बहुत खुश था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें सच इनकी बेगुनाही का सबूत मिल गया हो? विराट सर हिलाते हुए बोला, ऐसा होना तो चाहिए। मिस आहूजा अपने काम में बहुत अच्छी हैं, उन्हें सबूत मिल गया होगा। ये अच्छी खबर है। बॉस बच गए। रोहन जानता था कि अब वो बच गया था। उसे नहीं बल्कि दादाजी और रजत ओबेरॉय को भी ऐसा ही लग रहा था। उन तीनों के चेहरे पर उसी वक्त अचानक एक चमक और उम्मीद सी आ गई थी। बहुत देर बाद अब जाकर कहीं उनकी उम्मीद जागी थी। जज ने डायरेक्टली उससे पूछा, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास असली मुजरिम के खिलाफ सबूत है? तो बताओ, कहां है सबूत? और असली मुजरिम कौन है? तान्या ने जवाब देने के लिए अपना टाइम लिया। उसने पूरे कोर्ट रूम में नजर घुमा कर देखा। फाइनली उसकी नजर पीछे बैठे प्रवीण रॉय पर जाकर रुक गई। उसकी तेज और तीखी नजर देखकर उसी वक्त प्रवीण के दिल में एक बुरा सा ख्याल आया। अगले ही पल उसने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, वो रहा असली मुजरिम, प्रवीण रॉय। सब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ये बोल क्या रही है? मुजरिम प्रवीण रॉय है? ये कैसे हो सकता है? विराट की आंखें फटी की फटी रह गई, पर जल्दी उसने खुद को संभाला और बोला, मुझे पता ही था ये यही होगा। ये मेजर रॉय कैसे हो सकते हैं? तान्या आहूजा, वारंट तुम्हारे नाम पर है। ये सब बकवास है। ये प्रवीण कैसे हो सकता है? जो लोग प्रवीण के करीबी थे वो उसी वक्त उसे बचाने आ गए और तान्या पर चढ़ गए, पर प्रवीण बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ तान्या को घूर रहा था। इन सब में सबसे अलग उसकी नजर लग रही थी, जो एकदम तीखी और एक ही जगह टिकी हुई थी। तान्या ने बिना डरे घूर कर उसकी आंखों में देखा। उसके देखने के तरीके में ही एक अलग ही गुरूर दिखाई दे रहा था। जज ने गुस्से में उससे पूछा, तान्या आहूजा, तुम बोल रही हो कि असली मुजरिम प्रवीण रॉय है? कुछ लोगों के अलावा बाकी सबको यही लग रहा है कि गलत इल्जाम लगा रही हैं आप। आखिर प्रवीण की यहां तक पहुंचने की मेहनत तो सबने देखी ही थी। उसके जैसा मेहनती आदमी ऐसे इलीगल काम में कैसे इन्वॉल्व हो सकता था? तान्या ने बड़ी कॉन्फिडेंटली उसे जवाब दिया, सही कहा, मैं यही बोल रही थी। वो यही है जो ग्रेनेडियर्स के साथ इन सब डीलिंग्स में मिला हुआ था।
मेरे और ओबेरॉय फैमिली के साथ जो भी गलत हुआ वो यही कर रहा था। इसने हम सबको फंसाया क्योंकि उस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मिला हुआ था। ये हो ही नहीं सकता, सबूत कहां है? जज ने भी उससे पूछा। तान्या आहूजा, तुमने जो इल्जाम लगाया है उसके लिए तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो आप बस इस गलत इल्जाम लगा रही हो। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, ये गलत इल्जाम है या सही, मुझे लगता है ये प्रवीण रॉय से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तभी अचानक प्रवीण खड़ा हुआ और बोला, आई एम सॉरी, पर मुझे पता है कि मैं इनोसेंट हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मिस आहूजा आप अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत दिखाएं, नहीं तो मुझे पूरा हक है कि मैं मिलिट्री जनरल पर इस तरह झूठा इल्जाम लगाने के लिए इन पर मानहानि का केस कर सकता हूं। अरे अभी केस कर दो, क्योंकि ये झूठ बोल रही है। सही कहा, दिखाओ सबूत। विराट चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। मिस आहूजा प्लीज इन्हें सबूत दिखाइए। तान्या ने बड़ी आराम से जवाब दिया, सबूत अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि असली मुजरिम प्रवीण रॉय ही है। विराट दंग रह गया, ये क्या बोल रही है? इसके पास कोई सबूत नहीं है। यहां तक रोहन के चेहरे की मुस्कुराहट भी वहीं रुक गई और वो मन ही मन सोचने लगा, आहूजा दीदी, आप इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर मेरे साथ जोक मारना बंद करेंगी? ये सब उसका टाइम नहीं है। दादाजी भी गुस्से से खांसने लगे। सभी लोग तान्या की बात सुनकर दंग रह गए थे। फाइनली उस शांत माहौल में किसी के हंसने की आवाज सुनाई थी और वो बोला, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम्हें लोगों को इल्जाम लगाने की हिम्मत है? योर ऑनर, इस कार्यवाही को कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे अभी मुजरिम करार कर सजा सुना दीजिए। तभी कोई उसे जोर से डांटते हुए बोला, ये कोर्ट है। तान्या आहूजा, तुम लॉ और कोर्ट की इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हें इसकी क्या सजा हो सकती है? यहां तक कि जज भी बहुत गुस्से में था। तान्या आहूजा, तुम जानती हो ना तुम अभी कहां खड़ी हो? तुम्हारी कोर्ट की कार्यवाही के बीच बिना सबूत ये सब बकवास करने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने की जेल भेज सकता हूं। प्रवीण गुस्से से बोला, तान्या आहूजा, मैं मुझ पर गलत इल्जाम लगाने के लिए तुम पर केस करूंगा। योर ऑनर, अब ये खुद को सरेंडर करने के लिए इतनी बेताब हो रही है तो आप प्लीज इन्हें जल्दी से पकड़वा दीजिए। तभी रिया गुस्से से बड़बड़ाई, सबसे बड़ी बेवकूफ। तान्या के अचानक आने से वो बेमतलब ही डर रही थी, पर ऐसा लगता है ये औरत सबसे बड़ी बेवकूफ है। तान्या जैसे बेवकूफों का बहुत बुरा अंत होना चाहिए। तभी जज ने ऑर्डर दिया, गार्ड्स इन्हें अभी ले जाइए। हालांकि उन गार्ड्स को उन पुलिस वालों ने रोक दिया था जो तान्या के साथ आए थे। तभी उनमें से लीडिंग ऑफिसर ने कहा, रुको। वहां बैठे सभी लोगों को एहसास हुआ कि वो तो पुलिस कमिश्नर थे, वो यहां खुद क्यों आए थे? जज कंफ्यूज हो गया था। कमिश्नर अग्रवाल, इन सब का क्या मतलब है? कमिश्नर ने एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसे जज को पास करते हुए बोला, ये डॉक्यूमेंट कीनिया एम्बेसी से आया है। योर ऑनर, प्लीज आप इसे एक बार देख लीजिए। जज ने वो डॉक्यूमेंट देख लिया, इससे जल्दी खोलने लगे। सभी लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था। सिर्फ प्रवीण ही था जिसका कीनिया देश का नाम सुनकर ही चेहरा उतर गया था। तान्या ने उसे घूर कर देखा। वो उसकी आंखों से अब बचने वाला नहीं था। वो उसके थोड़ा और करीब आते हुए बोले, तुम्हें पता भी है वो क्या है? उसमें तुम्हारे सारे गुनाहों के सबूत हैं। बहुत जल्दी ही तुम्हें अपने सारे पापों की सजा भुगतनी होगी। प्रवीण ने खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा, कैसा सबूत? अगर तुमने फिर से मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तान्या जोर से हंसने लगी और बोली, तुमने मुझे और ओबेरॉय फैमिली को बार बार फंसाने की कोशिश की और तुम बोल रहे हो कि अब नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये सच है, पर तुम्हें ये पता है ना कि तुम पर कोई दया नहीं करने वाला। प्रवीण रॉय, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत जल्द तुम्हारा अंत होने वाला है और आज तुम्हारी आजादी का आखिरी दिन है। प्रवीण की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिया उस पर गुस्से से चिल्लाती हुए बोली, तान्या आहूजा, घमंडी औरत, इस जगह को देखो। तुम होती कौन हो ऐसे ही किसी पर इल्जाम लगाने वाली? तुम्हारी यहां कोई औकात नहीं है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम अपनी ये बकवास बंद कर दो। तान्या ने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो प्यार से रिया से बोली, अरे इससे याद आया, आप जब प्रवीण का मुजरिम होना कंफर्म है ना, और तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो, तो तुम में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी।
योर ऑनर, जब आप प्रवीण से पूछताछ करेंगे तो इस औरत को याद करना मत भूलिएगा। तेरी तो। रिया तान्या पर हाथ उठाने ही वाली थी और मन ही मन सोच रही थी, ये घटिया औरत मेरे बारे में क्या बोल रही है, इसकी मुझ पर कोई इल्जाम लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। रिया ने उसे धमकी देते हुए कहा, एक बार प्रवीण बेगुनाह साबित हो जाए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसे पूरा यकीन था कि प्रवीण इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। आखिर प्रवीण ने ही उससे ऐसा कहा था, उसके गुनाहों तक कोई नहीं पहुंच सकता था। तभी तान्या ने सरकास्टिकली उसे जवाब दिया और कहा, मैं जल्दी तुम्हारे ये शब्द तुमसे वापस लौटाने वाली हूं। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए बहुत पास से देखूंगी। मैंने इस दिन का बहुत टाइम इंतजार किया है। उसने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी और बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया था, पर फाइनली उसका बदला पूरा होने वाला था। वो खुद अपनी आंखों से उनका अंत बहुत करीबी से देख रही थी। तान्या से थोड़ी देर की बात के बाद प्रवीण की घबराहट शुरू हो गई थी। कोर्ट का माहौल ही बहुत घबराने वाला हो गया था। पता नहीं क्यों, पर उन सबको ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। जज जो उस डॉक्यूमेंट में लिखी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, अचानक उसका चेहरा बहुत हैरानी भरा हो गया था। तभी अचानक उसने कमिश्नर से पूछा, क्या ये ऑथेंटिक यानी सच है? कमिश्नर सर हिलाता हुआ बोला, हाँ, ये डॉक्यूमेंट कीन्या एम्बेसी से आया है। जैसे ही इंफॉर्मेशन हमें मिली हम यहाँ आ गए और फिर इस डॉक्यूमेंट पर कीन्या के प्रेसिडेंट की सील और उनका खुद का सिग्नेचर भी है। जज ने उसी वक्त मुड़कर प्रवीण की तरफ देखा और पूरी अथॉरिटी के साथ अनाउंस करते हुए बोले, ऑफिसर्स, इसे इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। कोर्ट कानूनन इसे मिलिट्री हथियार गैर कानूनी तरीके से बेचने और आतंकवादियों के साथ मिलकर इस देश और यहाँ के लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए मुजरिम करार करता है। क्या? सब लोग दंग रह गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना जल्दी ऐसे बदल जाएगा। प्रवीण रॉय सच में मुजरिम है? प्रवीण हैरान हो गया था और उसका चेहरा बहुत गंदा लग रहा था। हालांकि वो जानता था कि वो पकड़ा गया, पर उस वक्त वो उस पर विश्वास या उसे मान नहीं पा रहा था। और जब उसने देखा कि वो गार्ड्स उसकी तरफ उसे गिरफ्तार करने आ रहे थे तो प्रवीण बहुत घबरा गया। जब उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था तब भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि वहां वो कोई बुरा सपना देख रहा है। सब कुछ इतना जल्दी कैसे बदल सकता था? कुछ देर पहले तो रोहन को सजा होने वाली थी, ग्रेनेडियर्स पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो फ्लाइंग ड्रैगन यूनिट का लीडर बनने वाला था। उसे सब कुछ मिलने वाला था। तो ये सब कैसे और क्यों हो गया? क्यों अचानक उसके सारे गुनाह सबके सामने आ गए? तभी अचानक प्रवीण चिल्लाया, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। उसने फाड़ते हुए जज को देखा और बोला, मुझे विश्वास नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट में मेरे गुनाहों का सबूत है, जो जरूर नकली है। ग्रेनेडियर्स खत्म हो चुका था और उन्हें कोई सबूत कहां से मिल सकता था? जज अथॉरिटी के साथ फैसला सुनाते हुए बोले, पर यह सच है, ये डॉक्यूमेंट कीनिया के प्रेसिडेंट ऑफिस से आया है। ये इंफॉर्मेशन ग्रेनेडियर्स के बेस से मिली है, तो ये नकली कैसे हो सकती है? और इसमें तुम्हारे गुनाहों के बारे में साफ लिखा है। उसी वक्त प्रवीण का चेहरा उतर गया। रिया की आंखें थीं जो फटी की फटी रह गई थी और बाकी सब भी खुद हैरानी में थे। अगर ये सबूत तान्या लाती तो वो लोग फिर भी कुछ बोल सकते थे, पर जैसा कि ये डायरेक्टली कीनिया के प्रेसिडेंट ऑफिस से आया था तो इसके खिलाफ कुछ कोई नहीं बोल सकता था। कीनिया का प्रेसिडेंट इतना फालतू तो नहीं था कि वो प्रवीण को फंसाने की कोशिश करेगा, है ना? प्रवीण को फंसाने के अलावा भी उसके पास बहुत काम थे, इसलिए वो डॉक्यूमेंट विश्वास करने लायक था। और उसी तरह प्रवीण के गुनाहों भी सबके सामने आ गए थे, साबित भी हो गए थे। इसलिए प्रवीण ही असली मुजरिम था। आखिर ओबेरॉय फैमिली को फंसाया गया। प्रवीण रॉय, अब तुम्हें तुम्हारी सफाई देने में क्या बोलना है? तान्या ने जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हारा अंत आ रहा है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमने कितना कुछ सफर और सेक्रीफाइस किया है। कीनिया में आदित्य और वो लगभग अपनी जान गंवाने वाले थे। जब वो मानवी आहूजा की बॉडी में थी तब उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। तान्या ने उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखें नफरत में चल रही थीं और वो बोली, पर अब फाइनली सच सबके सामने आ गया है। तुम जिंदगी भर इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। प्रवीण रॉय, तुम्हारा अंत हो चुका है। प्रवीण की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वो उसे पूरी तरह से घूरे जा रहा था। एक बार को तो उसे ऐसा लग रहा जैसे तान्या का भूत उसकी जान लेने आ गया है।
ये ख्याल बहुत अजीब था, पर उसे सच में ऐसा ही लग रहा था। अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी थोड़ी देर के लिए ही थी। वो जल्द ही चुप होकर तान्या को घूरता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरा अंत है? तान्या आहूजा, हम फिर मिलेंगे। तभी जज ने ऑर्डर देते हुए कहा, गार्ड्स इसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। गार्ड्स जो उसे घेर कर खड़े हुए थे वो प्रवीण को पकड़ने के लिए तैयार थे, पर तभी प्रवीण बोला, अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाना, मुझे खुद चलना आता है। उसने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और तान्या को घूरा भी। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, पर उसी वक्त रिया के चेहरे पर एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसका मैसेज प्रवीण की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। रिया ने कस के अपनी मुट्ठी बांधी और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगी। प्रवीण अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था और जब गार्ड्स उसे वहां से लेकर जा रहे थे तो लोगों की नजर उसे गुस्से से घूर रही थी और तब उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। तो ये था स्वर्ग से सीधे नर्क में जाने का एहसास। हालांकि प्रवीण अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखा रहा था, पर उसका दिल गुस्से से जल रहा था। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही सूरज का तेज उस पर पड़ रहा था, जिसकी उसकी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स और ज्यादा दिख रही थी। पहले उसका फ्यूचर सूरज की तरह एकदम ब्राइट था, पर अचानक से उसकी जिंदगी पर एक ग्रहण लग गया और उसकी जिंदगी में पूरी तरह अंधेरा छा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई दिन आ सकता था। प्रवीण के वहां से जाने के बाद फिर से कोर्ट रूम में हलचल मच गई थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रवीण रॉय ग्रेनेडियर से मिला हुआ था। तभी विराट खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाया और चिल्लाकर बोला, योर ऑनर, अब जैसा कि ये साबित हो गया है कि ये सब प्रवीण रॉय ने किया था, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे बॉस बिल्कुल बेकसूर हैं। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब लोग एकदम शांत हो गए।